लड़ाई चल रही है 52% ओबीसी के हिस्सेदारी की। आप तो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आपका तो 52% ओबीसी की हिस्सेदारी से कोई लेना देना है नहीं। आप यहाँ क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? ये समय ख़राब नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है, हर कमज़ोर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो ये लड़ाई लड़ना चाहता है। और ये लड़ाई जब ही लड़ी जा सकती है जब देश का कमज़ोर तबका एक साथ आकर के खड़ा होगा। और जो जहाँ तक बात है संविधान की, आज जो सरकार वर्तमान में देश और प्रदेश में है वो संविधान बदलना चाहती है और हम सब मिल करके उस संविधान को बचाना चाहते हैं। ओबीसी समाज के हक हकूक़ की बात चल रही है, यहाँ पर मुस्लिम हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज की नुमाइंदगी यहाँ 5% भी नहीं है, और लड़ाई लड़ रहे हैं आप ओबीसी समाज की। जो समाज आपके साथ ही नहीं आ रहा, उसकी लड़ाई लड़ने का फ़ायदा क्या है? वो तो मंदिरों की लाइन में लगा हुआ है। देखिए ये तो सदियों से चला आया है, ये सदियों से अब से नहीं, ये कई सौ साल की एक प्रथा रही है कि जब तक कोई जंग ना हो, जब तक जंग लड़ी जाती है तब सिपाही कम होते हैं, और जब जंग जीतने के बाद सिपाही बड़ी तादाद में होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की परवाह नहीं है, हम लोग सशक्त लोग हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश या देश में सरकार किसी की भी हो, संविधान को बचाने की लड़ाई हर कीमत पर जारी रहेगी। मुसलमानों को अक्सर टारगेट किया जा रहा है वर्तमान सरकार में, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे मेरिट के नाम पर, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में भी आप जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? पिछली बार अखिलेश को वोट दे करके देख लिया, सरकार नहीं बनी। उससे पहले क्या नाम है, सपा बसपा में हमेशा मुसलमान बंटता रहा है। इस बार मुसलमान को आप कैसे देख रहे हो राजनीतिक रूप से? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो मुसलमान 900 साल हुकूमत कर चुके हैं, उनको मालूम है देश कैसे चलाना जाता है। हम लोग बहादुर शाह जफ़र जिनको रंगून में कत्ल कर दिया गया, इस देश के प्रति वफादार रहे। इस देश को बचाने के लिए हमने तमाम कुर्बानियाँ दी, चाहे टीपू सुल्तान हो, वीर अब्दुल हमीद हो, या जो भी हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, इरफान पठान हो, ज़हीर खान हो। तो इस देश में मुसलमानों को फ़िलहाल अभी तक कोई ख़तरा नहीं। और रही बात लिंचिंग की, मॉब लिंचिंग की, तो ये जब सरकारें आती हैं और इन सरकारों में जो जुल्म हो रहा है इस वक्त जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है ये गद्दार हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। हाँ, हमारी गद्दारी इतनी है कि देश के प्रति कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर रहा था और उसके टैंक कश्मीर की वादियों में आ गए थे, तब इसी मुस्लिम कौम का एक बेटा वीर अब्दुल हमीद जो अकेले तनहा पड़ गया था, उसने पाकिस्तान के टैंकों को जो था फाड़ने का काम किया और बम बांध करके जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो वीर अब्दुल हमीद जाकर के पाकिस्तान के टैंकों को नेस्तो नाबूद कर देता है। हाँ, हम इस देश के गद्दार हैं। हम इस देश के गद्दार इसलिए भी हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बनकर इस देश को हम अग्नि मिसाइल देने का काम करते हैं और इस देश को जो है परमाणु संपन्न बनाते हैं। हम इसलिए गद्दार हैं। हम इसलिए भी गद्दार हैं कि जब सानिया मिर्ज़ा बनकर हम भारत को टेनिस में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम इसलिए गद्दार हैं। हम इसलिए गद्दार हैं जब AR रहमान बनकर भारत को ऑस्कर में पहुँचाने का काम करते हैं, हम इसलिए गद्दार हैं। हम इसलिए गद्दार हैं कि हमने मोहम्मद रफ़ी बनकर इस देश के लिए प्यार के तराने गाए और हमने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उसी वफादारी का इल्ज़ाम हमें आज गद्दारी के रूप में मिल रहा है। आखिर क्या कारण है जितने आपने नाम गिनवाए उनको दरकिनार करके एक जो वर्तमान समय में पिछले 7-8 साल से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान? आपको नहीं लगता कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है? इसके लिए कुछ आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट कोई करना चाहिए, बताना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, ये मुसलमान का अगर हर एक बच्चा बोलेगा तो शायद सरकार के कानों तक ये बात जाए और उसको पता चले कि ये वीर अब्दुल हमीद के बच्चे हैं, रफ़ी के बच्चे हैं, जितने नाम आपने गिनवाए उनके वंशज हैं जिन्होंने इस मुल्क को मुल्क बनाने में काम किया है। देखिए, मुसलमान एक जागरूक कौम है, वो अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति पूरी तरह जागरूक है। और रही बात सरकार जो मॉब लिंचिंग आज हमको कभी गाय के गोश्त के नाम पर, कभी मस्जिद मदरसों के नाम पे जो टारगेट किया जा रहा है, तो हम आपको ये बता दें कि आज जहाँ पर जो लोग हैं, आज जिसको भी अपने खुदा होने पर यकीन था उसको नहीं मालूम उससे पहले भी कोई यहाँ तख्त नशी था। तो ये लोग हैं, वक्त का चक्र है, लोग आते हैं, लोग जाएंगे, लेकिन देश यहीं रहेगा, देश की एकता यहीं रहेगी। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। तो धन्यवाद। मैंने इनसे बात करने का मेरा जो मकसद था वो इतना था कि अगर दलितों के मुद्दे पर कोई बात होती है, दलित अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहा जाता है ये जो हैं, जो लड़ रहे हैं, ये
नक्सली हैं, माओवादी हैं, ओबीसी लड़ता है, किसान लड़ता है तो उसको खालिस्तानी बताया जाता है, मुसलमान अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ता है तो उसको पाकिस्तानी बताया जाता है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है कि यहाँ ओबीसी की लड़ाई लड़ी गई, 52% आबादी उसकी हिस्सेदारी की निकाय चुनाव में। तो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो दलित थे, राजे सिद्धार्थ वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, लड़ाई ओबीसी की लड़ी जा रही थी, और संचालन जो कर रहे थे वो मुस्लिम समाज से आते हैं जिनसे मैंने अभी बात की। तो अगर ये एका बनती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की एका बनती है, जो बहुजन समाज के पुरखों ने एक बात कही थी कि जिस दिन इस देश का 85% आबादी जाग जाएगी और अपने हक हकूक़ को समझ जाएगी, उस दिन वो देश पर रूल करेगी। तो क्या वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर आज छोटे पैमाने पर देखने को मिला है, क्या वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा? ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में हैं, लेकिन कम से कम लोग पहल तो कर रहे हैं।